तो आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 6 स्टेप में कंप्लीट होती है। उसमें पहला स्टेप था कि आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड जीन। और इस पहले चरण में अपन पढ़ चुके थे कि कैसे जो इच्छित जीन है उनका पृथक्करण किया जाता है। और पृथक्करण करने के लिए दो तकनीकी मुख्य रूप से काम में ली जाती है। वो थी अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उस तकनीक में जो जिस जीव से, जिस जंतु से, जिस कोशिका से डीएनए को लेकर उससे इच्छित जीन का पृथक्करण करना होता है, उसमें सबसे पहले उस डीएनए को न्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीटमेंट कराते हैं। और उस ट्रीटमेंट के फलस्वरूप इस न्यूक्लियस एंजाइम की वजह से डीएनए के छोटे छोटे खंड बन जाते हैं। फिर इन डीएनए के खंडों को या तो अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या पीईजी पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा इन डीएनए खंडों की साइज और इस पे उपस्थित आवेश के अनुसार इन खंडों को पृथक किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस जेल में, अगेरोज जेल में ये सारे डीएनए के खंड इसके साइज के अनुसार पृथक हो जाते हैं। अब जब ये साइज के अनुसार पृथक हो जाते हैं, तो यहाँ पर अभी भी डीएनए के खंड जो द्विरज्जुकी में ही उपस्थित होते हैं, दोनों ही रज्जु इसमें पाए जाते हैं। इससे आगे के चरण में इन दोनों ही रज्जुओं को पृथक किया जाता है और ये पृथक्करण किया जाता है। इन डीएनए खंडों को स्ट्रॉन्ग एल्केलिक सॉल्यूशन से इसको ट्रीटमेंट कराया जाता है, या इस एगेरोज जेल को जो क्षारीय सॉल्यूशन है उसके अंदर इसको डाला जाता है, डिप किया जाता है। और उस क्षारीय सॉल्यूशन की वजह से ये डीएनए के फ्रेगमेंट है या ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है पृथक हो जाते हैं। जब ये डीएनए के खंड पृथक हो जाते हैं, अब बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी एक काम में ली जाती है जिसको बोलते हैं ब्लोटिंग। ब्लोटिंग वह तकनीकी है जिसमें जो डीएनए के स्ट्रैंड दोनों पृथक हो चुके हैं, उन डीएनए के एकल रज्जु को किसी ज्ञात प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कराया जाता है, जिससे पुनः वह द्विरज्जु संरचना बन जाती है। और उस द्विरज्जु संरचना ही आगे क्लोनिंग व्हीकल के अंदर इंसर्ट या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इस डीएनए के एकल रज्जु को ज्ञात डीएनए के प्रोब के साथ संकरण को ब्लोटिंग कहते हैं। अब जो ये ब्लोटिंग तकनीक है, ये 3 तरह की तकनीक पाई जाती है। सर्वप्रथम 1975 में ईएम सदन नाम के वैज्ञानिक ने ब्लोटिंग तकनीक दी थी। इस ईएम सदन, जिसको सदन ब्लोटिंग बोलते हैं, इसमें डीएनए के एकल रज्जु को ज्ञात प्रोब के साथ संकरण कराया जाता है और उसका जो क्रिया विधि है, उसका मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म कैसा होता है इसका मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल में। सदन तकनीक में, सदन टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि ये जो अगेरोज जेल है जिसपे डीएनए के रज्जु पृथक हो गए हैं, अब इस पर जो डीएनए के रज्जु आपस में पृथक हो गए, इन डीएनए के रज्जु, चूंकि ये अगेरोज जेल बहुत ही मुलायम और बहुत ही फ्रेजाइल होता है, टूट सकता है, इससे बचने के लिए इस पर उपस्थित डीएनए के खंडों को नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर ट्रांसफर किया जाता है। यह ट्रांसफर होता है ईएम सदन ब्लोटिंग टेक्निक के अंदर। तो ईएम
या सडन ब्लोटिंग तकनीकी में क्या होता है, सडन ब्लोटिंग में एक जार लिया जाता है या बहुत बड़ा एक टब लिया जाता है, उस टब में बफर सॉल्यूशन डाला जाता है। बफर सॉल्यूशन डालने के बाद उस टब में एक स्टैंड, कांच का स्टैंड रखा जाता है। उस कांच के स्टैंड पर एक फिल्टर पेपर रखा जाता है और उस फिल्टर पेपर पर ये जो अगेरो जेल जिसमें डीएनए के खंड पृथक पृथक हो चुके हैं और दोनों रज्जु भी आपस में पृथक पृथक हो चुके हैं, उस फिल्टर पेपर पर इस अगेरोज जेल को रखा जाता है। अब ये अगेरोज जेल है, इस जेल के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर रखा जाता है। इस अगेरोज जेल के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर रखा जाता है और इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के ऊपर बहुत सारे फिल्टर पेपर का टॉवेल या बहुत सारे फिल्टर पेपर का बंडल रखा जाता है और उन फिल्टर पेपर के ऊपर वेट रखा जाता है। तो इस तरह से ये यूनिट तैयार होती है। इसमें सबसे नीचे क्या है, स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के ऊपर अगेरोज जेल जिसमें डीएनए है और उसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज का पेपर है, फिर पेपर टॉवेल है और ऊपर वेट है। बहुत जो सिंपल और सरल विधि है। अब इस विधि में कैसे जो डीएनए के खंड इस पे अगेरोज जेल पे थे वो कैसे नाइट्रोसेलुलोज पे आ जाते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। तरीका ये है कि ये फिल्टर पेपर के जो दोनों छोर है वो बफर सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं और इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर फिल्टर पेपर रखा हुआ है। फिल्टर पेपर जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रकृति होती है, यह पानी का या बफर का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो इस फिल्टर पेपर की सहायता से बफर सॉल्यूशन ऊपर की तरफ इस फिल्टर पेपर में प्रवेश करता है या ये जो बफर है ये फिल्टर पेपर इस बफर सॉल्यूशन का अवशोषण करता है थ्रू इस फिल्टर पेपर के। अब जब बफर सॉल्यूशन नीचे से ऊपर की तरफ गमन करता है उसी दौरान ये जो अगेरोज जेल है इस पे जो डीएनए के खंड पड़े हुए हैं वो खंड भी ऊपर की तरफ गमन करते हैं और ऊपर जैसा कि नाइट्रोसेलुलोज का फिल्टर है उस फिल्टर पे जाके ये डीएनए के जो एकल रज्जु है वो चिपक जाते हैं। तो ये सिर्फ ये कैपिलरी एक्शन की सहायता से ही इस डीएनए के जो खंड एकल रज्जु खंड है वो अगेरोज जेल से नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर आ जाते हैं और यही सडन ब्लोटिंग तकनीकी होती है। और जब ये डीएनए के खंड इस अगेरोज जेल से नाइट्रोसेलुलोज पर आ जाते हैं, फिर इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर को जिस पर ये खंड आ गए हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर, अब इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर जो ज्ञात डीएनए के प्रोब है, प्रोब क्या होते हैं, डीएनए के वो खंड जिसका अनुक्रम अपने को पता हो। ये प्रोब या तो कृत्रिम रूप से बनाए भी जा सकते हैं या नेचुरली प्राप्त भी किए जा सकते हैं। तो डीएनए प्रोब का इस पर संकरण कराया जाता है। जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उस नाइट्रोसेलुलोज पेपर को डीएनए प्रोब से संकरण से पहले इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर को
80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक किया जाता है, इसको सेका जाता है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक किया जाता है, जिससे ये जो डीएनए के एकल रज्जु है वो इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर चिपक जाते हैं। अब ये नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर जब ये चिपक जाते हैं, फिर इन डीएनए खंडों को डीएनए प्रोब से संकलित कराया जाता है, और जो डीएनए के रज्जु नाइट्रोसेलुलोज का इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो इसके साथ द्विरज्जु की संरचना बना देंगे, और इस द्विरज्जु की संरचना को ऑटो रेडियोग्राफी एक तकनीकी होती है, ऑटो रेडियोग्राफी। इस ऑटो रेडियोग्राफी तकनीकी के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कौन कौन से डीएनए के रज्जुओं में संकरण हुआ है, और जिन डीएनए के रज्जुओं में संकरण हो जाता है उन डीएनए के रज्जुओं को पृथक किया जाता है, और पृथक करके उनको क्लोनिंग व्हीकल के अंदर समावेशित किया जाता है, और फिर उसका गुणन या मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो इस तरह से इच्छित जीन को पृथक किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ईएम सदन ने 3 टेक्नोलॉजी दी थी, जिसको नाम दिया गया सदन ब्लोटिंग टेक्निक, नदन ब्लोटिंग टेक्निक एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक। तीनों में फर्क या डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सदन ब्लोटिंग टेक्निक के अंदर डीएनए रज्जुओं का संकरण होता है। सदन ब्लोटिंग तकनीकी के अंदर केवल डीएनए रज्जुओं का संकरण होता है। नदन ब्लोटिंग के अंदर मैसेंजर आरएनए का संकरण होता है, एवं वेस्टर्न ब्लोटिंग के अंदर प्रोटीन का संकरण होता है। सिर्फ यही बेसिक डिफरेंस है इन तीनों तकनीकी में। बाकी इसकी जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम है। तो ईएम सदन का एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जिससे ज्ञात प्रोब से जो इच्छित डीएनए का खंड है उससे हाइब्रिडाइज करा के एक डिजायर्ड जीन को पृथक करना। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रथम चरण आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड जीन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में जो पीछे 6 चरण हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना भूल गया, वो ये है कि इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर है इसको 80 डिग्री पे बेक करना जरूरी है, इसको सेकन करना जरूरी है। सेकन इसलिए ज़रूरी है कि जब नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर को 80 डिग्री पे बेक किया जाता है तो जो ये डीएनए के रज्जु है वो इस पे स्थिर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर ये रज्जु इधर से उधर मूव नहीं करते हैं, और जिससे कि अपना जो प्रोब है वो प्रोब के साथ इनका आसानी से संकरण कराया जा सके और इनको आसानी से पृथक्कित किया जा सके। तो बेकिंग बहुत ज़रूरी है इसकी। तो ये है कंप्लीट इसका सदन ईएम सदन ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या होती है, सदन ब्लोटिंग क्या होती है, नदन ब्लोटिंग क्या होती है, और वेस्टर्न ब्लोटिंग क्या होती है, और ब्लोटिंग का मैकेनिज्म क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण है।